दोस्तों, बुढ़ापे में ये 4 बातें जरूर याद रखना। अगर हम इस समय जवान हैं तो एक दिन बुढ़ापा भी आएगा। अगर हम अमीर हैं फिर भी बुढ़ापा आएगा। गरीब है फिर भी बुढ़ापा आएगा। चाहे बुद्धिमान हो या मूर्ख, एक न एक दिन सभी को बुढ़ापा आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों, बुढ़ापे में वह कौन सी 4 बातें हैं जो हम सभी को याद रखनी चाहिए। अगर हम इन 4 बातों को याद रखेंगे तो बुढ़ापे के समय में हमें कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वह 4 बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। इन 4 बातों को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण उसके पास बहुत ज्यादा कारोबार थे और उसके कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमने अपने मेहनत से व्यापार बहुत खूब बढ़ा लिया है और अपने व्यापार से धन भी काफी कमा लिया है। अब हमारे घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी विवाह योग्य उम्र भी हो चुकी है, तो इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अपने माता पिता की यह बात सुनकर वह लड़का कहने लगा कि अभी तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। अपने जिंदगी में मुझे और ज्यादा सफलता हासिल करनी है और आप चाहते हैं कि मैं विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं। नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है। वो लड़का पिताजी से कहने लगा, पिताजी, अभी मेरा विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने जो सपने देखे हैं उसे मैं पूरा कर लूं, उसके बाद ही विवाह के बारे में सोचूंगा। उसके माता पिता ने समझाया कि पुत्र, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करनी ही होती है, क्योंकि शादी के बाद बच्चे पैदा होने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर पितृ कर्ज उतरता है, वह उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्च बढ़ जाएंगे, हमारी आज़ादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। शादी हमारी जिंदगी की जरूरत है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो हमारे सुख दुख में, हर विपत्ति के समय हमारे साथ खड़ी रहती है। लड़के ने जब अपने माता पिता की इन बातों को सुना तो वह कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करिए। जब आपको कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो आप मुझे बता देना। मैं आपकी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए पास के ही गांव में लड़की पसंद करने चले गए। जब लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन तय कर लिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़की के माता पिता अपने पुत्री की विवाह की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद ही शादी का दिन नजदीक आ गया। उस लड़के के घर पर दूर दूर से नाते रिश्तेदार आने लगे। लड़के के माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक नई बहू को लेकर अपने घर में आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर लड़का बहुत प्रसन्न था। साथ ही लड़की के माता पिता भी बहुत खुश थे। इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वह दंपति अपना जीवन गुजारने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ लड़के के माता पिता थे, उनकी उम्र ढलने लगी। समय के साथ वे दोनों बूढ़े होने लगे। फिर लड़के के माता पिता ने अपने लड़के और बहू को पास बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा, आज जो बात हम तुम्हें बताएंगे वह बातें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगी, इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना। और ऐसा कहकर उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमारी इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों एक दूसरे का सदैव साथ रहना और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कभी विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा कार्य मत करना
जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। और आप लोगों से जितना भी हो सके सदा दूसरों की मदद करते रहना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वह ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब उस लड़के और उसकी पत्नी ने इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे। हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांतों पर ही चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार वे सभी लोग मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वह लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसके माता पिता अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था। लड़के के माता पिता बूढ़े होने के कारण सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते थे। उनका यह व्यवहार लड़की की पत्नी को रास नहीं आता था। वह नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी का कारण था कि उसके सास ससुर बार बार किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ते रहते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तो वह उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की ऐसी हरकत रही तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि आप अपनी बहू से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो वह लड़के से कहते हैं कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वही हमसे लड़ती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। किसी तरह लड़का दोनों को समझाता है, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय तो उन्हें याद रहता, लेकिन दूसरा दिन लगते ही वह अपने पुत्र की बातों को भूल जाते थे और फिर से वही सब कुछ करने लगते थे। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर की लड़ाई इन झगड़ों से वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तो उसने अपने सास ससुर के इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वह लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली आई। जब लड़की के माता पिता ने अपनी पुत्री को अकेला आता हुआ देखा तो लड़के के माता पिता ने पूछा, बेटी क्या बात, तुम अकेले ही कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए। तब उस लड़की ने पूरी घटना अपने माता पिता को सुनाई। लड़के के मुख से यह बातें सुनकर पिता कहने लगे कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए। अपने पिता की यह बात सुनकर वो लड़की कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था, उन्हें सारी बातें बताई थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वह किसी की सुनते ही नहीं। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक वह ठीक रहते थे, फिर वह लड़ाई झगड़ा, इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मेरा जीवन नर्क हो गया है और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपने ससुराल से यह निर्णय लेके आई हूँ कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं, तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अपनी पुत्री की यह बातें सुनकर उस लड़की के माता पिता ने कहा, बेटे किसी भी लड़की को अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक उसका माता पिता का घर उसका होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी जाओ, अपने ससुराल में दुख तकलीफ झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। मनुष्य की जिंदगी में तो दुख तकलीफें आती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। अपने दुख तकलीफों को झेलते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और तुम्हें अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वे लोग बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। वह लड़की कहने लगी कि आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहाँ तक बर्दाश्त करूँ। वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं, समय पर किसी कार्य को करने को कहते हैं और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूँ, फिर भी वे लोग मुझसे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं। वे लोगों से कहते हैं
हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। हमारा लड़का इतना कमाता है, फिर भी हमारी बहू कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वह गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में कमी निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती है। इस कारण हम दोनों समय से पहले बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों को गांव वालों भी विश्वास करते हैं। ऐसे में आप ही मुझे बताएं, मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? भला उन्हें भूखा क्यों मारूंगी? जब अपनी बेटी की यह बातें पिता सुनते हैं तो उसे अपनी बेटी की बातें सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहते हैं कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अगले दिन ही लड़के के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उनके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलते। फिर लड़की के माता पिता इस बात को दोनों के सामने रखते हैं, लेकिन वे लोग बूढ़े हो चुके थे। उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। उल्टा वे दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब वह वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिनके एक हाथ में कमंडल था और उनके बड़े बड़े बाल, बिल्कुल सफेद और लंबी दाढ़ी थी और मुख पर एक अलग ही तेज था। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वह एक सिद्ध सन्यासी है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनके तेज को देखकर लड़के के माता पिता उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके चरणों के पास जाकर बैठ गए। तब सन्यासी ने पूछा, पुत्र, कोई परेशानी है क्या? तब लड़के का पिता कहने लगा, हाँ गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। फिर साधु कहने लगा, बेटा, तुम्हें जो परेशानी है मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालूंगा। वह लड़के का पिता कहने लगा, गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में की थी। जिस घर में अपनी बेटी का रिश्ता किया था वे लोग बहुत अमीर हैं। जिस लड़के से मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया था वह तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं है। वह बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण मेरे बेटे को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरे बेटे की गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद कर रही है। अब ऐसे में आप ही बताएं कि कोई पिता अपनी शादीशुदा बेटी का जीवन कैसे संभाल सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातें को सुनकर वह सिद्ध सन्यासी कहने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मुझे उन लोगों के पास ले चलो। मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा और उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मेरे द्वारा बताई गई बातें उनके समझ में आ गई और उन्होंने अपने जीवन में उतार दी तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेगी और वे लोग भी सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापे में यह 4 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी यह दुर्दशा हो रही है और उसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यास की इन बातों को सुना तो वह प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी के ससुराल की ओर चल दिए। जब सन्यासी उनके घर पहुंचे तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े माता पिता बैठे हुए थे। जब लड़के के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा। उस साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सन्यासी की बात सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि
आपकी हम सभी बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप भोजन कर लीजिए। सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बातों को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे करवाना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो, साथ में आपकी बहू भी तुम्हें परेशान करती है। साधु महाराज की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे, हे गुरुवर, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती है और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हुए हैं, वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा और यह सब जानते हुए भी हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 4 बातें माननी होगी। यदि तुमने यह 4 बातें मान ली तो तुमने अपने जीवन में उतार ली, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए 4 बातें बता रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेगा। इतना कहने के बाद उन्होंने बताना शुरू कर दिया। सन्यासी कहने लगे कि सबसे पहली बात है कि आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतना शक्ति है जो कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपनी वाणी से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने का तरीका आपका कैसा है? अगर आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। यदि आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप अपनी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उससे अगले व्यक्ति को क्या नुकसान पहुँचने वाला है। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है। वह बोलता तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आप अपनी बातों पर ध्यान दें कि हमें लोगों से बातें करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। जब दोनों दंपति ने साधु महाराज की इन बातों को सुना तो दोनों कहने लगे, हे गुरुदेव, ठीक है, आज से हम दोनों पति पत्नी अपनी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरी कौन सी बात है वो भी हमें बताएं। तब सन्यासी कहते हैं कि उचित समय पर ही हमें कोई वस्तु को मांगना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू खाना बना रही है, यदि उस समय आपने भोजन मांगा तो वह भोजन कहाँ से दे पाएगी? उस समय तो भोजन बनाया जा रहा है। मान लो अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है, उस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास तो नहीं आ सकती और आप उन बातों को लेकर उससे झगड़ने लगे तो आपका ही व्यवहार ठीक नहीं है। आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इस कारण दूसरों पर हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं। जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपना काम करेगा और काम समाप्त होने के बाद वह उस वस्तु को हमारे पास लेकर आएगा। इसलिए हमें सब्र बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने जबान से किसी बात को निकाला और तत्काल हमारे पास आ जाए, यह कभी नहीं हो सकता। और यह भी ध्यान रखिए कि अगर बहू कहीं पर गई हुई है या किसी काम में व्यस्त है और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही है और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो उस समय आपके पास उस वस्तु को कैसे पहुंचाएगी? या उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती और ऐसे में आप किसी वस्तु को अपनी बहू से मांगते हैं, तो ऐसे स्थिति में वह उस वस्तु को आप लोगों के पास कैसे लेकर आएगी?
और आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हैं। और आप लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए, जिस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं उस समय आपकी बहू कहाँ पर है, और जो भी सामग्री आप उससे मांग रहे हैं क्या वह सामग्री आपके घर में उपलब्ध है या नहीं है। दूसरी बात को सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि हे गुरुवर, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तभी वह सन्यासी कहते हैं कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, अब मेरी तीसरी भी बात सुनो। सन्यासी कहते हैं कि खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर में बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो गया, मिर्च कम या ज्यादा हो गई, या रोटी जल गई और उसने वह भोजन आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही उस भोजन को चखा और भोजन चख कर ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लगे कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह की कमी निकालने लगे कि भोजन में यह कमी है, वो कमी है, सब्जी ऐसी बनी है, वैसी बनी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे, आप लोगों से भी भोजन बिगड़ जाता था, तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे तो आपको उस वक्त कैसा लगता था? बुरा लगता था क्या? आपके माता पिता आपसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपको भोजन बनाना नहीं आता, इसमें यह सामग्री कम है। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो हमें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए और अपनी बहू को बतानी चाहिए कि बेटी देखो यह कमी है, आगे से ध्यान रखना, अगली बार इस तरह की गलती को दोबारा मत दोहराना। यही बात आप उससे प्यार से कहिए। ऐसा सुनने में बहू प्रसन्न रहेगी और कहेगी कि हमारे पास बहुत अच्छे सास ससुर हैं, हमें समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो हमेशा उसके खाने में नई नई कमियां ढूंढते रहते हो और बताते हो कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, इससे उसे तकलीफ होती है, और आप लोग भी हमेशा छेड़ते रहते हो। आपके ऐसा करने से घर में कलह बनता है, इसलिए आगे से ध्यान रखना कि भोजन यदि बिगड़ जाए तो आपको यह सह लेना है और प्यार से बहू को बता देना है। ऐसे में बहू भी खुश हो जाएगी। सन्यासी की यह सारी बातें सुनकर वे दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुवर, इन तीनों बातों को तो हम अच्छे से समझ गए, लेकिन वह चौथी बात क्या है जिसे आप हमें बताना चाहते हैं? कृपया वह चौथी बात भी हमें बताइए। तब सन्यासी कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो, मैं चौथी बात भी बताऊंगा। फिर उसके बाद वह कहते हैं कि वह चौथी बात है कि आप अपने परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना। जैसे आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपकी बहू अच्छी नहीं है, वह खाना अच्छे से नहीं बनाती है, या वह आपका कहना नहीं मानती है, या फिर घर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप उसे दूसरों को बता देते हैं, क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्या बताते हो तो उस समय तो वो लोग दिखावे के लिए हमारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह तुम्हारी कही हुई बातों को तुम्हारे बहू या बेटे से कहते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाता है, जिसे हम आम भाषा में चुगली कहते हैं। आपने तो सुना ही होगा, इसके घर की बात उसके घर में कहना, इसकी समस्या उससे कहना, बढ़ा चढ़ाकर उन बातों को बोलना। अधिकतर लोग तो आपके सामने आपसे हमदर्दी जताने के बहाने नाटक करेंगे, लेकिन आपके जाते ही आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई या आपकी चुगली करते हैं। इससे आपके घर में झगड़ा सुलझाने की बजाय और भी बढ़ जाते हैं, समस्या और भी बढ़ जाती है। आपके बेटे और आपकी बहू से माँ के बारे में, पत्नी के बारे में, पति और सास के बारे में चुगली करेंगे, उन्हें भड़का जाएंगे और कहेंगे कि आपकी सास ने यह कहा कि, पति ने यह कहा कि। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाती है। दूसरों को अपने घर की समस्या बताने से कुछ ठीक तो नहीं होगा, बल्कि आपके परिवार के ऊपर और भी समस्याएं आ जाएंगी। आपके ऐसा करने से आपका लड़का कहीं समझने बोलने लायक नहीं रहेगा।
जैसे ही वह समाज में खड़ा होगा या किसी पंचायत में खड़ा होगा और अपनी कुछ बात रखेगा, तो वहां उपस्थित लोग उसके मुंह पर ही कह देंगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता के साथ वैसा करती है, तुम्हारे माँ बाप तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की उन्हें परेशानी हो रही है। बुढ़ापे में तुम लोग अपने माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या हल करो, उसके बाद ही दूसरों के मामले सुलझाओ। इसलिए ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी समस्या हो, उसे बाहर के लोगों के साथ कभी साझा मत करो, नहीं तो वे लोग उस मौके का फायदा उठाकर आपके घर को बर्बाद कर देंगे, जिसके कारण आप लोग हमेशा दुख ही रहेंगे। जब दोनों पति पत्नी उन सिद्ध सन्यासी की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि हे गुरुवर, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लोग तो अपने पूरे घर के बारे में, अपने बेटे के बारे में और बहू के बारे में तरह तरह से बात फैला दी है। हमारा बेटा ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर भोजन नहीं मिलता, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दी है। तभी सन्यासी कहने लगे कि इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप लोग घर की बातों को पूरे गांव में फैलाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर वह परिस्थिति आ जाएगी जिसके कारण आप दुखी रहेंगे। इसलिए आज से मेरा कहना मानो, अपने घर की बातों को कभी बाहर के लोगों या दूसरे के सामने साझा मत करना। और जो चार बातें तुम्हें बताई है, उन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन चार बातों को अपनाता है और अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आती। वह हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, जिसके कारण उसके परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती। पीछे से यह बातें उनका बेटा और बहू सुन रहे थे। यह चार बातें समाप्त होने के बाद उसका बेटा और बहू सिद्ध सन्यासी के पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तभी वह सिद्ध साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी। इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटे, जिसके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उससे कुछ कह दिया या उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर आपको बुरा लगता है, तो जवान बच्चों को यह बात समझाना चाहिए कि अब वह बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी की अपेक्षा दिमाग भी कम चलता है। उन्हें खुद पता नहीं होता कि वह क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए कि ये बूढ़े लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों से वह हमेशा खुद परेशान रहते हैं और साथ में उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल सकता है और कहीं भी जा सकता है और उसे पता नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप मान लो कि आपके माता पिता आपसे कोई बुरी बात कहते हैं, आपको मार देते हैं या फिर दिल पर कोई ठेस पहुंचाने वाली बात कह देते हैं, आपसे झगड़ा करने लग जाएं, या फिर आपकी पत्नी से कुछ कह दिया जाए कि भोजन ठीक नहीं बना है, तो इस पर आप लोगों को छेड़ना नहीं है, बल्कि उनकी बातों को सुन लेना है। उनकी बातों पर आपको गौर करना है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमें भोजन बनाने में कोई कमी हुई तो पहले आपको उसे सुधारना है। अगर भोजन बनाने में कोई कमी नहीं है तो उनकी बातों को चुपचाप सुन लेना है, क्योंकि बुढ़ापे के समय भी कुछ भी बोल सकते हैं और ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में वह हमेशा गलत बात ही बोलेंगे। अगर आप कोई गलत कार्य करते हो तो वह जरूर रोकेंगे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा वे लोग जिंदगी जी चुके हैं। उसके पास आप लोगों से ज्यादा अनुभव है। उन्हें पता है कि कौन सा कार्य आपके हित में है और कौन सा कार्य आपके अहित करेगा। ऐसे में आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपके बुजुर्ग उस कार्य को करने से रोक रहे हैं, तो तुम्हें उनकी बात को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अनुभव के आधार पर ऐसा कहते हैं। उन्हें पता है क्या करने से आपका फायदा होगा और क्या करने से आप मुसीबत में पड़ जाओगे, आपकी क्या दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए वह मना करते हैं।
बहू और बेटों को भी यह समझना चाहिए कि किसी के पिता बुढ़ापे के समय भी कुछ भी कह सकते हैं। हमें उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि और छोटे बच्चों की बुद्धि में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वह हमें कुछ भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि बुढ़ापा बालपन का दूसरा रूप है। तो इसलिए अगर वह हमें डराते हैं या हमें गाली भी देते हैं तो हमें सह लेना चाहिए और उनसे झगड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।